नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 69th बीपीएससी का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और इसका फॉर्म जो है 15 जुलाई से भरवाए जाएंगे। आप लोग सावधानीपूर्वक अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा और बाकी जो है स्टडी मटेरियल का टेंशन मत लीजिएगा, वो हम लोग सारा इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड ही करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम के माध्यम से। साथ ही बिहार का करंट अफेयर और बिहार जीके का भी जो है प्रैक्टिस सेट और इसका वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग। तो आप लोग इसी कड़ी में आज हम लोग एडिटोरिया कोचिंग संस्थान है जो पटना में, उसके टेस्ट सीरीज का पहला नंबर टेस्ट पेपर करेंगे। तो इसका शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है? ए ऑप्शन में सेनुआर जो रोहतास में है, बी ऑप्शन में ताराडीह जो गया में है, सी ऑप्शन में चिरांद जो सारण में है और डी ऑप्शन में एक से अधिक या उपयुक्त दिए गए कथनों में से अधिक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों तो है ही बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल जो बिहार में स्थित है। इसके अलावा जो है मनेर जो है पटना में है और चेचर और कुतुबपुर वैशाली में, ये भी जो है नवपाषाणकालीन स्थल है जो बिहार में स्थित है। इन स्थलों से जो है पत्थर से बने सूक्ष्म औजार और हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य जो है मिले हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट में दे रखा है लेखक, सूची सेकेंड में दे रखा है उनसे संबंधित रचनाएं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मेगास्थनीज, तो इनकी रचना है इंडिका। और बी ऑप्शन में दे रखा है टॉलमी, इनकी रचना है ज्योग्राफी। और सी ऑप्शन में दे रखा है प्लिनी, इनकी रचना है नेचुरल हिस्टोरिका। और डी ऑप्शन में वेनसांग, इनकी रचना है सी यू की। तो इस प्रकार से यहाँ पे दूसरे का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? बताइए, देखिए चारों ऑप्शन और बताइए कौन सा जो है संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, सौंत्रांतिक जो है संप्रदाय जो है हीनयान से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं के लिए पूछा गया है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, यानी वो प्रकृति को मानते थे, पूजते थे। और बी ऑप्शन में है कि इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया। सी ऑप्शन में है जादू टोना पर भरोसा करते थे। डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब होगा चौथे का बी ऑप्शन, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ए ऑप्शन में वैशाली, बी ऑप्शन में पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन में कुंडलवन, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन हुआ था वो जो है राजगृह में हुआ था और किसके शासन में? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है?
पहला है कि यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। बी ऑप्शन में यह एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी। सी ऑप्शन में यह संतों के ठहरने का एक स्थान था। डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही है। यहाँ पे छठे का सही जवाब क्या होगा? तो छठे का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी जिसे अग्रहार कहा जाता था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह भूमि आमतौर पर भूमि राजस्व और अन्य देय राशि के भुगतान से मुक्त होती थी। प्रायः ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से इन बकायों को एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था, इसलिए ये जो है ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ही जो है अग्रहार कहा जाता था। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? आपको बताना है गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। तो यहाँ पे 7वें का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, बिना जोती गई जंगली भूमि को जो है अपहृत भूमि के अंतर्गत रखा जाता था। यह गुप्त काल के दौरान की बात है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसे मान के चलते हैं, गोचर जो पशुओं के चारा योग्य भूमि हो उसको गोचर कहा जाता था, और जो है वास्तु जो है वास करने योग्य भूमि होती थी उसको जो है वास्तु के अंतर्गत रखा जाता था। और जैसे खिल है तो उसको जो है वह भूमि जो जोती नहीं जा सकती थी उसको जो है, या जोती नहीं जाती थी उसको जो है खिल कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? ए ऑप्शन में वेनसांग, बी ऑप्शन में इत्सिंग, सी ऑप्शन में फायान और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 8वें का सही जवाब क्या होगा? 8वें का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है व्यक्ति थे जिन्होंने नालंदा की यात्रा की थी, जो चीनी यात्री थे। वेनसांग ने 645 में की और इत्सिंग ने 670 ईस्वी में नालंदा की यात्रा की। बेसिकली वेनसांग जो है जो बौद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा, उसमें पढ़ने के लिए आए थे बौद्ध ग्रंथ को, और जो है इत्सिंग जो है 670 ईस्वी में नालंदा आए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की? ए ऑप्शन मुबारक शाह खिलजी, बी ऑप्शन सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब होगा सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जिसको सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? ए ऑप्शन में सालू, बी ऑप्शन में संगम, सी ऑप्शन में तुलु, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बताइए, 10वें का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, तुलु से था। तुलु राजवंश से था संबंध। किसका? कृष्णदेव राय का संबंध जो था विजयनगर के तुलु राजवंश से था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कादरी सिलसिले का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बी ऑप्शन में सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सी ऑप्शन में शाह अब्दुल्ला सत्तारी और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे 11वें का सही जवाब होगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि मुगल काल में
टोडरमल द्वारा किस वर्ष जो है दयसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दयसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ए ऑप्शन में 1580 ईस्वी में, बी ऑप्शन में 1584 ईस्वी में, सी ऑप्शन में 1572 ईस्वी में और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 12वें का सही जवाब है 1580 ईस्वी में जो है दयसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी टोडरमल द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। मध्यकालीन भारत में रहेट किससे संबंधित था? ए ऑप्शन कर प्रणाली, बी ऑप्शन बंधुआ मजदूरी, सी ऑप्शन सिंचाई का साधन, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, सिंचाई का साधन था। रहट जो है मध्यकालीन भारत में सिंचाई का एक साधन था जिसको रहट कहा जाता था। ये काफ़ी प्रचलन में था। इसकी सहायता से जो है सिंचाई हेतु पानी अधिक गहराई से निकाला जा सकता था, इसलिए इसको जो है रहट कहा जाता था। ये सिंचाई का एक माध्यम था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? ए ऑप्शन में बालाजी विश्वनाथ, बी ऑप्शन में बाजीराव प्रथम, सी ऑप्शन जो है बालाजी बाजीराव और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन बालाजी बाजीराव। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन्हीं के समय जो है पानीपत का जो है तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। इन्हीं के जो है शासनकाल के दौरान जो है ये जो है पानीपत का जो है तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? ए ऑप्शन में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया था, बी ऑप्शन लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, सी ऑप्शन नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, सी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 15 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि पहला जो है प्रथम तार लाइन जो है कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया वो जो है 1853 में शुरू किया गया और जो है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया 1854 में और 1854 में ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो है बात करें लॉर्ड डलहौजी की तो उनका जो है शासनकाल जो रहा भारत के गवर्नर के जनरल के तौर पे तो 1848 से 1856 ईस्वी तक जो है वे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? ए ऑप्शन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी ऑप्शन में आनंद मोहन बोस, सी ऑप्शन में फिरोज शाह मेहता, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 16 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने पास की थी उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने जो है 1863 में सर्वप्रथम जो है सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी और जो है 1853 की चार्टर्ड एक्ट से जो है सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत 1863 में जो है सत्येंद्र नाथ जो है बोस ने पहली बार जो है सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? ए ऑप्शन में सादत खां, बी ऑप्शन में
सादुतुल्ला खां, सी ऑप्शन में सफदरजंग, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, सादत खां। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही जो है जो फैजाबाद है उसकी स्थापना की थी, जो अवध की राजधानी थी उस समय जो है उस समय फैजाबाद अवध की राजधानी थी, इनकी ही स्थापना की देन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? ए ऑप्शन में भारत परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 18 का सही जवाब है बी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिला, और ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये मिला। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये जो है इसको जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार जो है महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार का अधिकार मिला। इसी अधिनियम को ही जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। आप लोग इसका दोनों नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप दे सकते हैं इसका आसानी से जवाब। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन लॉर्ड मिंटो, सी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 19 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ये सिद्धांत दिया था कि जो है धन निष्कासन सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जारी वाद विवाद के संदर्भ में उपयुक्त कथन जो है लॉर्ड कर्जन का था, जिसके जवाब में दादा भाई नौरोजी ने भी कहा था कि विदेशी पूंजी भारतीय संसाधनों की लूट और शोषण का जो है जरिया है। इसलिए वो जो है दादा भाई नौरोजी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन ये कह रहे थे कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? ए ऑप्शन में खेड़ा सत्याग्रह, बी ऑप्शन में नागपुर झंडा सत्याग्रह, सी ऑप्शन में वलसाड सत्याग्रह, और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही जवाब होगा, क्योंकि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है योगदान कहाँ था? खेड़ा सत्याग्रह में भी था, और जो है नागपुर फ्लैग सत्याग्रह में भी उनका जो है काफ़ी योगदान था, इसलिए यहाँ पे, और जो है वलसाड सत्याग्रह में भी उनका काफ़ी योगदान था, इसलिए जो है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? ए ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन में लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन में भगत सिंह, और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 21 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भगत सिंह ने ये लेख लिखा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि भगत सिंह जो है धर्म और अंधविश्वास की जकड़न से जनता को मुक्त करने पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले जो है ये कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसलिए उन्होंने इसको लेख के रूप में इसको उद्गमित किया अपने एक नोट में, जिसके लिए ये कहा जाता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये लेख उनका है, भगत सिंह का। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? ए ऑप्शन में 1932,
बी ऑप्शन में 1933, सी ऑप्शन में 1934 और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का यहाँ पे सही जवाब है 1933, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की और 29 जुलाई 1934 तक यानी 9 महीने तक वह देश का दौरा करते रहे। इस दौरान उन्होंने लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ए ऑप्शन में देशी राज्यों से, बी ऑप्शन में भू राजस्व से, सी ऑप्शन में पुलिस सुधार से, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 23 का सही जवाब है बी ऑप्शन, भू राजस्व से इसका संबंध था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बंगाल भू राजस्व आयोग, जिसे फ्लाउड आयोग के नाम से भी जाना जाता था, इसी आयोग ने सरकार को भू राजस्व की दर आधे से कम करके 1/3 करने की सिफारिश की थी। इस आयोग की अनुशंसा के कारण बंगाल में 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल में तेभागा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यानी इसकी शुरुआत हुई थी तेभागा आंदोलन की। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? ए ऑप्शन में नागपुर 1920, कलकत्ता अधिवेशन 1896 और मद्रास का अधिवेशन जो है 1908 और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 24 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था, जो 23वां अधिवेशन था 1908 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान जो है तैयार किया गया था, यानी निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन में 1833 ईस्वी में, बी ऑप्शन में 1843 ईस्वी और सी ऑप्शन में 1838 ईस्वी और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का यहाँ पे सही जवाब होगा 1838, यानी सी ऑप्शन सही जवाब होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ पर? कलकत्ता में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था या समूह दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रतिनिधि दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दलितों का जो है नेतृत्व किसने किया था? कौन था प्रतिनिधि? भीमराव अंबेडकर साहब थे। और व्यापारियों का जो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? होमी मोदी जी कर रहे थे। और सिखों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे सरदार संपूर्ण सिंह। इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर के तीनों जो है मिलान जो है सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन में मिर्जा गुलाम अहमद, बी ऑप्शन में विलायत अली, सी ऑप्शन में सैयद अहमद, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 27 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, मिर्जा गुलाम अहमद। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस आंदोलन का जो है लक्ष्य जो है ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से इस्लाम का बचाव तथा पुनर्जागरण लाने का एक प्रयास करना था, इसलिए उन्होंने अहमदिया आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? ए ऑप्शन भगवद गीता, बी ऑप्शन अभिज्ञान शकुंतलम, सी ऑप्शन पंचतंत्र, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 28 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अभिज्ञान शकुंतलम का जो है जो भारतीय ग्रंथ है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पे 28 का बी सही होगा। और ये जो है अनुवाद कब किया गया था? 1789 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को किस षड्यंत्र के
किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी? आपको बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी? ए ऑप्शन में काकोरी षड्यंत्र केस, बी ऑप्शन में दिल्ली षड्यंत्र केस, सी ऑप्शन में सैंडर्स की हत्या के केस में, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 29 का सही जवाब है ए ऑप्शन, काकोरी षड्यंत्र केस के तहत जो है फांसी की सजा दी गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अगस्त 1925 में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा, और जो है इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? ए ऑप्शन में असहयोग आंदोलन के दौरान, बी ऑप्शन में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सी ऑप्शन में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 30 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है सर्वाधिक बार जो है वंदे मातरम का प्रयोग किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अब बात करें स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? ए ऑप्शन में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ऑप्शन में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ऑप्शन में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 31 का सही जवाब है ए ऑप्शन, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में आगमन जो है सबसे अंत में हुआ था। और कब हुआ था, तो जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है डच ब्रिटिश आए, उसके बाद जो है डेनिश फ्रांसीसी आए, और सबसे अंत में स्वीडिश आए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया? ए ऑप्शन में फर्रुखसियर, बी ऑप्शन में जहांदार शाह, और सी ऑप्शन में बहादुर शाह प्रथम, और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 32 का सही जवाब है सी ऑप्शन, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त किया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 1712 ईस्वी के शासनकाल के दौरान जो है शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी, और उन्होंने ही जो है जजिया कर की समाप्ति और शाहू को मुगल कैद से मुक्ति और गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है संधि आदि महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, या ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे 33 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 1859 और 60 में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और यह है बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया था, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? ए ऑप्शन में कराची, बी ऑप्शन में मद्रास, सी ऑप्शन में बम्बई, और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 34 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, बम्बई से इसका प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को इसका जो है शुरुआत किया गया था। इसका मुख्य कारण जो था खराब भोजन, कम वेतन और जो है नस्ली अपमान जो है हो रहा था, इसलिए जो है ये जो है विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पे 35 का सही जवाब क्या है? इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो इस पुस्तक के राइटर हैं विलियम हंटर। विलियम हंटर इसके राइटर हैं और 1870 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था।
और ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता करने का सुझाव भी इन्होंने दिया था। इसलिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उनका नाम किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। बी ऑप्शन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। आपको उपयुक्त कथनों में से ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 36 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला कथन सत्य है। क्योंकि यहाँ पे चुनाव आयुक्त जो है सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे कथन जो है ये गलत हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन ही केवल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं, और दूसरा कथन कह रहा है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, और सी ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, और डी ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो यहाँ पे 37 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, सत्य का नहीं। तो यहाँ पे बी सही है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। ये जो है कथन गलत है, इसलिए यहाँ पे सही माना जाएगा, क्योंकि मिजोरम नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। यहाँ पे 2-2 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस कथन से संबंधित। तो जैसे केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो दिल्ली में जो है लोकसभा की सीटें 7 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, दादरा नगर हवेली में जो है 2 हैं, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, पुडुचेरी व लक्षद्वीप में एक एक जो है लोकसभा सीट है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पे 37 का सही जवाब है सी ऑप्शन, तीसरे स्थान पर रखा गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 51 का के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? ए ऑप्शन परमादेश, बी ऑप्शन अधिकार परीक्षा, सी ऑप्शन उत्प्रेषण, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे 39 का सही जवाब है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश दे सकता है कोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दे रखा है कि संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। और दूसरा है समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संसद में
राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है? कैसे होता है? ए ऑप्शन में सीधे जनता द्वारा, बी ऑप्शन में राज्य के लोकसभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 26वां जो है संविधान संशोधन जो है 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। क्योंकि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसलिए जो है ये सम्मिलित है। और जो है 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा 92वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था? किसके द्वारा? साइमन कमीशन द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 43 का सही जवाब है बी ऑप्शन, क्रिप्स मिशन द्वारा जो है ये सुझाव या जो है ये प्रस्ताव दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया गया था जो ये प्रस्ताव लाया गया था, इसलिए, और ये जो क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? ए ऑप्शन में वी गिरी, बी ऑप्शन में आर वेंकट रमन, सी ऑप्शन में शंकर दयाल शर्मा, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे राष्ट्रपति हैं, पहले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वी गिरी, बी डी जत्ती, आर वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण, बी ऑप्शन में है पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ निजता के अधिकार से संबंधित था केस, सी ऑप्शन है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए जो है ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट मिलान है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ए ऑप्शन में सवाना, बी ऑप्शन में कंपोस, सी ऑप्शन में लानोस, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 46 का सही जवाब है, 46 का सही जवाब है डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में सवाना जो है पाए जाते हैं और ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस, ये जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। लवणता कितने ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? यहाँ पे 47 का सही जवाब होगा 1000 ग्राम, बी ऑप्शन राइट आंसर है। महासागर की औसत लवणता जो है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। 35 ग्राम जो है जो महासागर की औसत लवणता होती है। बाकी जो है लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। बाकी जो है महासागर में जो है औसत लवणता जो है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो 48 का यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बर्फ छत्रक।
ये कितना प्रतिशत है? 2.0%। बाकी जो है भूमिगत जल जो है 0.68% है, और नदियां जो हैं 0.00001% है। बाकी जो है सबसे ज़्यादा महासागर है 97.3%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित खगोल की स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? 49 जो है देखिए, ये जो है जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में, तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहला है कि जन्म, मृत्यु और प्रवास, और बी ऑप्शन है जन्म, मृत्यु और विवाह, सी ऑप्शन है जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जो है जनसंख्या के बढ़ने और घटने का एक जो है मुख्य कारण है, और किसी क्षेत्र में जन्म मृत्यु की दर तथा प्रवास की स्थिति जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला है कि पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना में स्थित शुष्क मरुस्थल है, ये तो सही है, तो जो है सही सुमेलित है। और अटाकामा जो है कहाँ पे है? उत्तरी चिली में है, ना कि उज्बेकिस्तान में है। काराकोरम जो है तुर्कमेनिस्तान में है, इसलिए जो है सोमालिया यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो यहाँ पे 52 का सही जवाब क्या होगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं कि 1 डिग्री देशांतर इज इक्वल टू 4 मिनट का अंतर होता है, और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर एवं 45 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 60 डिग्री का जो है देशांतर का अंतर आया। अतः 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 गुणे 4 इज इक्वल टू 240 मिनट, यानी 4 घंटा। तो जो है 2 बज रहा था तो 4 घंटा, तो यानी 6 बज रहा होगा लगभग, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। लिब्राडोर जलधारा अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। यह एक ठंडी जलधारा है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, मध्यमंडल में आने पे जो है उल्कापिंड जो है इस परत पर आने पर जल जाते हैं जब मध्यमंडल में पहुँचते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो है वायुमंडल की तीसरी परत है जो मध्यमंडल है, और यह लगभग 50 किमी से 80 किमी के मध्य स्थित है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? कोरल सागर के बारे में बताना है, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है कोरल सागर। यह एक सीमांत सागर है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। कोरल सागर के तट पर ही विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रवाल द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ भी स्थित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा 11% रही है। सी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि वर्तमान स्थिति पर 15% रही है, और ये जो है स्थिर कीमत पर है, बताई गई है 11% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन 16.21% है शहरीकरण का स्तर। सी ऑप्शन सही जवाब है। इससे पहले जो है 21-22 में जो है, ये जो है 21-22 में जो है 15.3% थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 58 का यहाँ पे सही जवाब है 2.98% होने का अनुमान है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, जो पिछले वर्ष 3.47% था। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो यहाँ पे 59 का सही जवाब है बी ऑप्शन 15.24% रहने का अनुमान है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है, उनमें से कौन सी एक शामिल नहीं है या फिर कौन सी नहीं शामिल है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 60 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है सारी ही सम्मिलित हैं इसमें। जो है पहला है समावेशी विकास, और दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, और चौथा है अक्षमता को सामने लाना, और पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति, और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई, लेकिन आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? 61 का यहाँ पे सही जवाब है 562 अरब डॉलर के। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की थी? तो 62 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, 1 वर्ष के लिए की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति का जो गठन किया गया था, उसकी गठन जो है 1994-95 में ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय ग्रामीण बैंक कुछ जो है काफ़ी कठिनाइयों से जूझ रहे थे, और जो है इसी बैंकिंग सिस्टम में तीव्रता लाने के लिए, यानी उनकी जो है जो खराब व्यवस्था से गुजर रहे थे उन पे जो है सुधार लाने के लिए ये जो है समिति का गठन किया था, और इस समिति ने काफ़ी जो है अपना प्रभाव छोड़ा था, इसलिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें से कोई सा कथन जो है मैच नहीं कर रहा है इससे। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? यहाँ पे 64 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1978 से 80 के बीच अनवरत योजना जो है लाई गई थी, जिसका प्रतिपादन जो है गुन्नार मिडर द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था।
इसे लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। तो यहाँ पे गुन्नार मिल्टन जो थे उन्होंने इसका जो है इसका प्रतिपादन किया था, इसलिए यहाँ पे सही जवाब डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन में सरदार पटेल, बी ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 65 का यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के साथ नियोजित विकास पर जोर देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो 66 का सही जवाब है बी ऑप्शन, डार्विन द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। डार्विन के अनुसार जीवों की विकास प्रक्रिया में कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं एवं केवल उपयोगी लक्षण और उपयोगी परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो यहाँ पे 67 का सही जवाब क्या होगा बताइए। माइक्रोबैसिलस एवं थायोबैसिलस जीवाणु मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तन की यह क्रिया जो है विनाइट्रीकरण कहलाती है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात वे स्वयंपोषी होते हैं, जैसे कि एनाबीना। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। घोंगा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? तो 68 का यहाँ पे सही है मोलस्का संघ के जीव हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस संघ के जीव जो हैं काफ़ी कोमल होते हैं और जो है इसमें जो है कैल्शियम निर्मित जो है कवच होते हैं इसके अंदर जो है इनके शरीर के अंदर। और इसके अलावा जो है इस संघ के जीव जो है पेशीपात द्वारा प्रचलन करते हैं। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इन जीवों के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 69। पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं, किसमें होते हैं? लवक में होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है लवक जो है कोशिकाओं में रंग प्रदान करते हैं और पादप कोशिकाओं में लवक जो है भोजन के निर्माण एवं संग्रहण में बहुत कार्यकारी होता है। और पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का ऊर्जा गृह होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे 70 का सही जवाब है। इसमें जो है अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति होती है, इसलिए उसे जो है उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। और जो है जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं हम मटर एवं गुड़हल का पुष्प। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है और बी ऑप्शन है डाइसैकेराइड्स का जल अपघटन संभव है। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं। और चौथा है मोनोसैकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। मोनोसैकेराइड जो है शर्करा के एक अणु से निर्मित होता है, जैसे ग्लूकोज मान ले, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ये जल इनका जो है जल अपघटन संभव नहीं होता है। और बाकी डाइसैकेराइड जो है शर्करा के दो अणुओं से निर्मित होता है और ये जो सुक्रोज
माल्टोज और लैक्टोज होते हैं और इनका जो है जल अपघटन संभव होता है। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड जो है शर्करा के 2 से अधिक जो है अणुओं से निर्मित होता है, जैसे स्टार्च हो गया, काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, और इनका भी जो है जल अपघटन संभव होता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है पोटेशियम की कमी से, सी ऑप्शन सही जवाब है। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? अंगघात का जोखिम होता है। और बाकी जो है फॉस्फोरस दे रखा है, तो फॉस्फोरस की कमी से कमजोर हड्डियां एवं दांत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो 73 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पॉलीपेप्टाइड जो है स्रावित होते हैं, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, यकृत में होता है, ए ऑप्शन सही जवाब है। यकृत जो है रक्त में उपस्थित हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जिसे जो पेशाब की मात्रा में निकल जाता है, पेशाब के रूप में निकल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो इसमें से जो है आपको बताना है कि कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सोने की बीमारी जो है ट्रिप्नोसोमा होती है, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके अलावा मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम है, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये भी यहाँ पे है। तो इसलिए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। बाकी चेचक जो है विषाणु जनित है, और जो है निमोनिया जो है जीवाणु जनित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? यहाँ पे सही जवाब है 611.65 पास्कल पर होता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। जिस ताप एवं दाब पर किसी पदार्थ की तीनों ही अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव्य एवं गैस एक सम अवस्था में होती हैं उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। और जो है जल का त्रिक बिंदु कितना है? 611.65 पास्कल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, 9.467 गुणे 10⁻15 का कोटिमान कितना है? तो कितना होगा कोटिमान? 15 होगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। अब ये कोटिमान क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? तो यहाँ पे सही जवाब है 78 का बी ऑप्शन, अपकेंद्रीय बल पर केंद्रित होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह एक आभासी बल है जिसमें वृत्तीय पथ में गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह बल जो है अपकेंद्रीय बल के समान होता है तथा विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो जाता है? ए ऑप्शन में जब आरोपित बल शून्य हो, बी ऑप्शन में जब जो है विस्थापन शून्य हो, सी ऑप्शन बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हों, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 79 का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन न हो तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। इसके अलावा जब किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर होता है? तो किसी वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर अधिक निर्भर होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है। इसके अलावा गेज दाब का जो है मान हमेशा धनात्मक होता है। और तीसरा है कि निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला है कि परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है, दबाव कहलाता है, ये कथन सही है। इसके अलावा जो है धनात्मक हमेशा नहीं रह सकता, ऋणात्मक भी होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। और बाकी निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। पराश्रव ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। इस प्रकार के तरंगों को मनुष्य सुन नहीं सकता है, लेकिन इन जो है तरंगों को केवल चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि ही सुन सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति अधिक एवं तरंग दैर्घ्य कम होते हैं। कम तरंग दैर्घ्य के कारण पराश्रव तरंगे माध्यम से अधिक दूरी तक जाती हैं, इसलिए जो है इसमें जो है चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता, बिल्ली इन जो है तरंगों को सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, जूल, किग्रा, केल्विन। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। और विशिष्ट ऊष्मा की जो है सीजीएस इकाई जो है कैलोरी ग्राम प्रति विशिष्ट ऊष्मा की सीजीएस इकाई जो है कैलोरी होती है, और विशिष्ट ऊष्मा की एसआई जो है इकाई जो है जूल, किग्रा, केल्विन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? तो यहाँ पे जो है 84 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 6200 एम्पियर से 7800 एम्पियर के मध्य होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। बाकी जो है और कलर के लिए देख लेते हैं। तो बैगनी कलर के लिए जो है 3900 एम्पियर से 4460 एम्पियर, जामुनी के लिए 4460 से 4650 एम्पियर, नीला के लिए जो है तरंग दैर्घ्य कितना होना चाहिए 4650 एम्पियर से 5000 एम्पियर, हरे के लिए 5000 एम्पियर से 5700 एम्पियर, पीले के लिए 5700 एम्पियर से 5900 एम्पियर, नारंगी के लिए 5900 एम्पियर से 6200 एम्पियर, और लाल के लिए 6200 एम्पियर से 7800 एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। फ्यूज के इस गुण के कारण ही जब कभी विद्युत परिपथ में अधिक विद्युत का प्रवाह होने लगता है तो निम्न गलनांक के कारण फ्यूज तार जो है कट जाता है, जिससे परिपथ में विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे 46 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जोसेफ फ्राउस्ट ने जो है इस जो है स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, और जो है ये प्रतिपादन जो है 1787 में किया गया था, 1787 में। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक के अवयवी तत्वों के भारों का सदैव निश्चित अनुपात रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो यहाँ पे 87 का सही जवाब है बी ऑप्शन, गुलाबी हाइड्रोजन नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो ये तीनों प्रकार के बंध किसमें पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम ब्रोमाइड में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है।
जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तथा नाइट्रिक अम्ल में सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो किण्वन का निर्माण जो है किसमें किया जाता है? शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में, ब्रेड बनाने में, बिस्कुट बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, दही बनाने में, सिरका बनाने में। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक में किया जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे ईस्ट, जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। जैसे ईस्ट ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, तो ये गलत है। संतरे में कौन सा पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, इसलिए ये भी गलत है। आपको लिखा है टमाटर और पालक में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ये सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी जो सिरके में एसिटिक अम्ल, आंवला, पपीता और ब्रोकली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? अम्ल जो है जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? तो यहाँ पे H+ आयन जो है मुक्त करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। परंतु अगर हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए ये जो है जल के अणुओं से संयुक्त होकर हाइड्रोजन आयन जो है H3O+ का निर्माण करते हैं। जैसे HCl + H2O, तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव का प्लस Cl नेगेटिव का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह एक जो है श्वेत ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम या उनके जो है ऑक्साइड पर जल की क्रिया से प्राप्त होते हैं और ये जो है पूर्णतः जल में विलय होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 93। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मिलेराइट जो है किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। तो मिलेराइट जो है निकिल का जो है अयस्क है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। एक अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होती है? यहाँ पे सही जवाब है 2-2 होती है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो रेयान को जो है कृत्रिम रेशा कहा जाता है। इसका उपयोग जो है गर्मी के दिनों में पहने जाने वाले कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पे 96 का सही जवाब है, बी ऑप्शन राजस्थान में किया गया है। ये जो है दुनिया की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के नाथद्वारा में। इसकी ऊंचाई जो है 369 फीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? यहाँ पे 97 का सही जवाब है, सी ऑप्शन ऑपरेशन चक्र की शुरुआत की गई है, सी ऑप्शन सही जवाब है। इस अभियान का जो है उद्देश्य है भारत में अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधों को समाप्त करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है?
आपको बताना है कि ये मोढेरा गांव कहाँ पर है। तो ये मोढेरा गांव जो है गुजरात में आता है। ये ऑप्शन सही जवाब है। इससे जो है मोढेरा, मेहसाणा तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में विकास के अवसर बढ़ेंगे और जो है इलेक्ट्रिसिटी जो भी संचालित होगी, अगर अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी संचालित होती है तो अदर क्षेत्र को भी उपलब्ध करवाई जा सकेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पे 4 लोगों को नामित किया। पीटी ऊषा जो खेल की फील्ड से आई, और जो है इलैया राजा जो है संगीत के क्षेत्र से, वीरेंद्र हेगड़े जो सामाजिक कार्य से, और केवी विजेंद्र प्रसाद जो फिल्म निर्देशक थे। तो यहाँ पे किनका नाम जो है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, जो सम्मिलित नहीं है, श्री कपिल कुमार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? ये सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है, जिसकी ऊंचाई जो है 15,256 फीट है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो 102 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कर्नाटका के हुगली में श्री सिद्धारोडा रेलवे स्टेशन को जो है लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। इस पार्टी को किस राज्य में राज पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ पे 103 का सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दिल्ली में प्राप्त है, पंजाब में प्राप्त है, हरियाणा में भी प्राप्त है। हरियाणा में प्राप्त नहीं है, ठीक है, बाकी जो है दिल्ली में, पंजाब में प्राप्त है, क्योंकि दोनों जगह उनकी सरकार है। और गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और जो है ये जो है आम आदमी पार्टी जो भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया? ये मिशन 929 जो है कहाँ, त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन में दे रखा है कि उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। बी ऑप्शन में है कि नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने। सी ऑप्शन में है परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे जो है सही जवाब है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। 5वें में डी ऑप्शन सही जवाब है। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार प्रस्तुत की गई, और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसलिए जो है ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, और जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो यहाँ पे 106 का सही जवाब है सी ऑप्शन, बाजरे की फसल को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल की योजना बनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित भी किया गया है, क्योंकि इससे जो है बाजरा की खपत और उत्पादन को
बढ़ावा मिलेगा और प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसान जो है इसको अधिक मात्रा में उगाएं या उत्पादन करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो 107 का सही जवाब है स्काई हॉक नाम दिया गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। यह ड्रोन 10 किलो का फिलोड लेकर उड़ान भर सकता है और साथ ही यह लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? 108 का सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, जो ऑप्शन में नहीं है इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इन्होंने दिसंबर 2022 में चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया। रोवर को जापान निर्मित लैंड हाकोतो आर मिशन 1 की सहायता से जो है निर्मित किया गया था और भेजा गया था, लेकिन 25 अप्रैल 2023 को यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 109 का सही जवाब है सी ऑप्शन, फिजी में किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका जो है प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया और जो है यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त नामक जो है बचाव अभियान की शुरुआत की गई थी, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। और ये जो है भूकंप आया था तुर्की सीरिया में 7.8 जो है तीव्रता का भूकंप आया था और यह जो है ऑपरेशन दोस्त के नाम से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है 111, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली है और बी ऑप्शन है इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और तीसरा है कि सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब है भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसका जो है मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पे ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो 112 का सही जवाब है ए ऑप्शन, स्विट्जरलैंड ने चलाया है। ये जो है इसकी लंबाई जो है 2 किलोमीटर है और इसमें 100 डिब्बे लगे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक में किस देश में आयोजित की गई? यह बैठक किस देश में आयोजित की गई ये आपको बताना है। तो ये जो है 113 का सही जवाब भारत में आयोजित की गई, बी ऑप्शन सही जवाब है। इसका आयोजन मुंबई और दिल्ली में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 है। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो यहाँ पे 114 का सही जवाब है ए ऑप्शन, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ए ऑप्शन सही जवाब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में बाजरे के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा और इसके लिए खाद की खरीद करने पर किसानों को 50% की रियायत दी जाएगी। इसके अलावा भारत जो है दुनिया में श्री अन्न यानी मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है 6.4% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। वहीं 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर जो है
6 से 6.8 रहने का अनुमान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो ये 3 देश जो है सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई है। सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? बद्री नारायण जी को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। इनकी कविता है तुमड़ी के शब्द, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है हिंदी भाषा के लिए। बाकी मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को इनकी जो है कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी, और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को इनकी जो है इनका उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 118। मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 118 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भोपाल में किया गया। और जो है इसका आयोजन जो है इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया, और इसका विषय था नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यहाँ पे सही जवाब है 119 का सी, भारत ने जीता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता है, और यहाँ पे भारत की कप्तानी शेफाली वर्मा कर रही थी। अगला क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की गई है? तो 120 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये 121 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अजय बंगा को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ये भारतीय अमेरिकी कारोबारी नेता है जो 2 जून 2023 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए भारत में जन्मे पहले उम्मीदवार हैं, और डीना बोलुआर्ड जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और जो है नील मोहन को यूट्यूब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मनप्रीत मोनिका सिंह को अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां है, जबकि HDI 2021-22 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कौन सी कथन सत्य है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सत्य है, ठीक है, बल्कि दूसरा गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे 129वां जो है नहीं 131वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है इसका आयोजन गुजरात में किया गया। दूसरा है इसका शुभंकर सावज एक एशियाई शेर था। और सी ऑप्शन है 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 123 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है, यह किया जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्योंकि जो है 37वां राष्ट्रीय खेल का जो है आयोजन जो है गोवा में, और जो है आपसे पूछा गया था 36वें के बारे में, तो 36वें जो है राष्ट्रीय खेल
स्थान जो है क्या है, गुजरात में। गुजरात में इसका आयोजन हो रहा है, ना कि मध्य प्रदेश में, इसलिए ये गलत है और गलत के लिए पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है। दूसरा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98% रही। और तीसरा है कि आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। और चौथा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। तो 124 का सही जवाब है डी ऑप्शन, क्योंकि ये बिहार का जो है 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है और यहाँ पे विकास दर जो है 10.98% रही है। और बिहार जो है आर्थिक विकास के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है, इसलिए ये भी कथन सही है। यहाँ पे एक से अधिक कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 125। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने लाख रुपए के कुल व्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? तो यहाँ पे 125 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 2.62 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ में राज्य का बजट पेश किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, सी ऑप्शन सही जवाब है। बाकी जो है बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव जो है 1937 में हुआ था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीतिक स्वायत्तता के आश्वासन नहीं मिलने पर मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया गया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो उस समय जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह बने थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? पहला है कि विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है और विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है और डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 127 का सही जवाब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है। विधानसभा में 343 है, जबकि बिहार के विधानमंडल के संबंध में पूछा गया था, सही नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है, तो 343 नहीं 243 है जो है विधानसभा में, और बाकी जो है 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। और विधान परिषद की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या 75 है और विधान परिषद में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रतिनिधि है, दूसरी तरफ निर्वाचन विधि है। तो मुखिया का जो है निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष चुनाव से होगा। कैसे होगा ये आपको देख के बताना है कि कौन सा सही है। सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव, प्रमुख का प्रत्यक्ष चुनाव, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 128 का सही जवाब है सी ऑप्शन। प्रमुख का जो है चुनाव जो है कैसे होता है? पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होता है, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख करते हैं। पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है।
पंचायत समिति के जो है प्रमुख का जो होते हैं और उप प्रमुख होते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है, इसलिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। किनको नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बी ऑप्शन सही जवाब है 1937 में। और जुलाई 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह और उपाध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी चुने गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? तो राजकीय गीत को 2012 में अपनाया गया था। ए ऑप्शन सही जवाब है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, तुमको सत सत वंदन, वंदन बिहार। और इसके गीतकार हैं सत्यनारायण और इसके संगीतकार हैं हरि प्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा, और इसे 2012 में अपनाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? तो मगध का भी जो है पटना, गया, नालंदा में था, और अंग का जो है भागलपुर और मुंगेर में, और वज्जी संघ का जो है वैशाली और मुजफ्फरपुर नगर में। वज्जी संघ का जो था वो था वैशाली और मुजफ्फरपुर में, और गलती से जो है मुजफ्फरनगर निकल गया था, उसके लिए सुधार कीजिएगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर है, वैशाली और मुजफ्फरपुर। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। 132 नंबर क्वेश्चन है कि राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा 132 का फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन सही जवाब है। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तो कौन देता था? जो है बंगाल अभियान के दौरान उन्होंने दान दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है 133। प्रांतपति मान सिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो 133 का सही जवाब है ए ऑप्शन रोहतास थी। ए ऑप्शन सही जवाब है। अकबर ने राजा मान सिंह को 1587 में बिहार का प्रांतपति बनाया था। उसने 1587 से 1594 तक बिहार का नेतृत्व किया, और मान सिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नामक से प्रसिद्ध है? यानी बिहार विभूति नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे 134 का सही जवाब है अनुग्रह नारायण सिंह जो है प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही जवाब है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। उन्हें ही बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी की संज्ञा दी जाती है, जबकि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की संज्ञा दी जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ये सारी की सारी नहरें जो है गंडक नदी से ही निकलती हैं, और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर बांध से ये तीनों नहरें सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? तो 136 का सही जवाब है नालंदा जिले के राजगीर से है, इसलिए यहाँ पे नालंदा जिले का राजगीर नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मलमास मेला का आयोजन जो है राजगीर में जुलाई अगस्त माह में होता है, और इस मेले में भक्त जो है गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती है? उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती है, तो अजय नदी जो है उत्तर बिहार में प्रभावित नहीं होती है। मेची एवं महानंदी नेपाल के हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रभावित होती है, जबकि अजय नदी जमुई जिले में दक्षिण बिहार में प्रभावित होने वाली नदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
अब बताना है कि अनुपम झील जो है, अनुपम झील की बात करें तो अनुपम झील का जो है संबंध कैमूर से है, कैमूर से। और यही जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अनुपम झील जो है रोहतास से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो यहाँ पे 139 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मधेपुरा में स्थापित है। वर्ष 2022 में यहाँ 12,000 हॉर्स पावर के इंजन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः कौन से हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, शिवहर, पटना और दरभंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, 2 1 3, 2 का गैप, 2 का गैप, अब यहाँ पर और यहाँ पर जो है 11 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर, क्योंकि जो है यहाँ पर जितनी भी श्रृंखला दी गई है वो लगातार अभाज्य संख्या का वर्ग हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और यहाँ पे सही जवाब होगा एक बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 142, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनना है। लुप्त संख्या को चुनना है, तो यहाँ पे 1 दे रखा है, गुणे 2 + 1 इक्वल टू 3, तो वहाँ पर अब 7 दे रखा है, 7 गुणे 14 + 1 इक्वल टू 105। उसी प्रकार 9 गुणे x + 1 इक्वल टू क्या होगा 117। तो यहाँ पे x + 1 इक्वल टू 13 है। अब x इक्वल टू 13 - 1 इक्वल टू 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 सही होगा। तो 142 का सही जवाब है 12, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त कीजिए। यह किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो मान लेते हैं लंबाई जो है, माना लंबे टुकड़े की लंबाई 3x मीटर और दूसरे टुकड़े जो छोटा है उसकी लंबाई जो है 3x गुणे 2/3 इक्वल टू 2x मीटर। तो प्रश्न के अनुसार मानते हैं कि 3x + 2x इक्वल टू 20 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 3 4 इक्वल टू 12 मीटर आ जाएगा, जो है नहीं, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है 144 नंबर क्वेश्चन, ए और बी की आय का योग सी और डी की आय के योग से अधिक है। ए और सी की आय का योग बी और डी की आय के योग के बराबर है। यदि ए की आय बी और डी की आय के योग से आधी हो तो किसकी आय अधिकतम होगी?
ए प्लस बी की आय का योग सी और डी की आय से अधिक है। ए और सी का योग जो है, ए और सी की आय का योग जो है बी और डी के योग के बराबर है। तो अगर ए की आय निकालते हैं तो बी प्लस डी इक्वल टू बटे 2, तो 2a इक्वल टू बी प्लस डी आ जाएगा। ये समीकरण पहला मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं और ये 3 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं दूसरे और तीसरे समीकरण से। तो a प्लस सी इक्वल टू 2a, तो c इक्वल टू a। अब ये होगा चौथा समीकरण। तो समीकरण पहले से और चौथे से सॉल्व करते हैं। तो b की सैलरी ज़्यादा है d से, यानी b की आय अधिक होगी। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं। ए पुरुष है और तो बी जो है महिला होगी। डी जो है सी का एकमात्र पुत्र है। डी जो है सी का पुत्र है जो ए का भाई है। ये दोनों भाई हैं। ई डी की बहन है। ई डी की बहन है। बी जो है एफ की पुत्रवधू है। एफ की पुत्रवधू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। ई सी से कैसे संबंधित है? तो बेटी से संबंधित है। ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है 146। वह राशि ज्ञात करें जिस पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6552 रुपये होगा। तो इसका सही जवाब है, इसका सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ए ऑप्शन सही जवाब है, 12,480 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। शब्द एब्सेंटी के अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने जो है भिन्न भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने अक्षर हैं। टोटल जो है 8 अक्षर है। तो 8/3। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 8 7 6 5 4 3 और यहाँ पे 3, तो आ जाएगा 6720। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो इसका सही जवाब है 60 ग्राम और मिलाई जाए ताकि जो है 50% चीनी हो जाए। इसको सॉल्व करते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में चीनी की मात्रा जो है 300 का 40% कितना हुआ, 120 ग्राम। मान लेते हैं x ग्राम चीनी मिला दी जाती है, तो 120 प्लस x इक्वल टू 300 प्लस x गुणे 100 कितना आ गया, 50 आ गया। अब जो है इक्वल टू 50% करनी है ना। 120 प्लस x अपॉन 300 प्लस x इक्वल टू 1/2, ये होगा ना। हाँ, अब 240
प्लस 2x इक्वल टू 300 प्लस x, तो x का मान आ गया 60 यानी 60 ग्राम। अगला है क्वेश्चन नंबर 149, यदि x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 हो तो x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, तो चूंकि 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 8, तो निकालना है x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, ये ऊपर चला गया माइनस हो गया 2, तो यहाँ आया इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8 की पावर 2 माइनस 2, तो आ गया 36 माइनस 2 इक्वल टू 34। तो 34 यहाँ पे सही जवाब होगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, दो संख्याओं का अंतर 18 है और उनके एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है, तब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो मान लेते हैं x, माना संख्या x और y है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 है और एक्स वाई इक्वल टू 6 गुणे 168 है, यही है। तो एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स वाई का मान हो गया 1008। निकालना क्या है, x माइनस वाई की पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहाँ हो गया 18x 18 की पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1008, तो आ गया यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया इक्वल टू 2340। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 2340 सही जवाब होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसी के साथ ही एयूटेरिया कोचिंग संस्थान का पहला टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। कल हम जो है एक नए टेस्ट पेपर के साथ में आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।